हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज एक बार फिर से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देखते हैं कि लैंग्वेज आज जो इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसकी क्या हिस्ट्री है, वो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आई है। इसको बहुत शॉर्ट में ब्रीफ में देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इंग्लिश इंग्लैंड से आई है। ऐसा हम कॉमन लोग अगर मानते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंग्लिश इंग्लैंड से आई है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इंग्लिश नोमेड जो होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, उनको नोमेड्स कहते हैं। तो ये नोमेड्स के कारण आई है। क्योंकि वो ट्रैवल करते थे यहाँ वहाँ, और उस तरह से यूरोपियन प्लेन्स में 5000 साल पहले कहते हैं इंग्लिश। क्या दीज नोमेड्स आर बिलीव टू हैव ट्रेवल्ड अमंग द यूरोपियन प्लेन्स अबाउट 500 ईयर्स अगो। 5000 साल पहले जब वो यहाँ वहाँ घूमते थे तो उन्होंने इंग्लिश, हो सकता नहीं, वो इंग्लिश बिल्कुल जो ट्राइब्स की लैंग्वेज होगी, ट्राइबल इंग्लिश होगी, लेकिन ओरिजिन जो है वो इंग्लिश की उन्होंने की है। ऐसा ही कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं, पर कॉमन ओपिनियन ये है कि इंग्लिश इंग्लैंड से आई है। अच्छा, हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री कहती है कि इंग्लिश जो है वो कैसे आई। वो जर्मनिक ट्राइब्स आए और उन्होंने ब्रिटेन में हमला किया। कब? 5th सेंचुरी के टाइम। वो जर्मनिक ट्राइब्स कौन थे? वो थे एंजल्स, सेक्सन्स और जूट्स, जो नॉर्थ सी क्रॉस करके आए थे। और आज की डेट में वो डेनमार्क और नॉर्दर्न जर्मनी है। वहाँ से डेनमार्क और नॉर्दर्न जर्मनी से आए, और जब वो आए तो उन्होंने तीनों ट्राइब्स ने, एंजल्स, सेक्सन और जूट, इन्होंने मिलके हमला किया। किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर। तो कहते हैं कि जब वो आए तो उस टाइम में जो ब्रिटेन के लोकल लोग थे, इनहैबिटेंट्स थे, वो क्या बोलते थे? केल्टिक लैंग्वेज बोलते थे। पर उनको ये जो तीनों ट्राइब्स हैं इन्होंने मिलके खदेड़ दिया। हम उसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि आज बहुत सारे कश्मीरी पंडित इधर उधर चले गए, बिकॉज ऑफ few people, because of many people, because of some people we can say। बिल्कुल ऐसा ही इसमें हुआ कि कैल्टिक स्पीकर्स को इन जर्मनिक ट्राइब्स ने खदेड़ दिया उनकी ही जगह से। तो वो बेचारे कहाँ चले गए? वो वेस्ट में और नॉर्थ में जाके सेटल हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनहैबिटेंट्स जो कैल्टिक स्पीकर्स थे वो वर पुश्ड वेस्ट एंड नॉर्थ बाय द इन्वेडर्स। उनको वहाँ जाके सेटल होने, मतलब मजबूर किया उनको। तो वो वहाँ जाके चले गए, जो आज की डेट में जिसको कहते हैं वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। अच्छा, ये जो इनमें एंजल्स और सेक्सन्स और जूट्स जो थे, उनमें एंजल्स आए थे वो इंग्लैंड से आए थे, और उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश, जिसका डेरिवेशन इंग्लैंड से इंग्लैंड बना और इंग्लिश से इंग्लिश बना। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो अर्ली वो है फेज़ ऑफ इंग्लिश, जो है अर्ली फेज़, वो क्या था? वो ये था कि जर्मेनिक ट्राइब्स जो हैं, कौन कौन से? एंजल्स, सेक्सन्स और जूट्स। इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एंजल्स थे। ये कहाँ से आए? ये आए नॉर्थ सी से, है ना, जो आज की डेट में डेनमार्क और जर्मनी है। ये हमने देखा कि ये क्रॉस करके आए, जिसका डेनमार्क और नॉर्दर्न जर्मनी, है ना। तो ये नॉर्दर्न जर्मनी और डेनमार्क से आए थे। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात,
इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटेन के इनहैबिटेंट्स थे, इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन, इनको इन्होंने, इनहैबिटेंट्स, इनको ये क्या बोलते थे, ये केल्ट बोलते थे। तो इनको केल्टिश स्पीकर्स जो थे ये केल्ट बोलते थे, इनको इन्होंने पुश्ड आउट किया। स्पीकर्स को किसने, ट्राइब्स ने इनको भगा दिया। कहाँ पे, ये जाकर सेटल हुए वेस्ट में और नॉर्थ में, जो आज की डेट में है नॉर्थ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स स्कॉटलैंड, और तीसरा है आयरलैंड। तो ये जो ब्रिटेन के ओरिजिन पीपल थे ना, इनहैबिटेंट थे, ये इन तीनों जगह में सेटल हो गए। क्योंकि यहाँ किसने कब्जा कर लिया, किसने अटैक किया था, जर्मनिक ट्राइब्स, सैक्सन एंड एंजल्स एंड जूट, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब चूंकि उधर चले गए तो ये इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे एंजल्स, और जब ये आए तो इन्होंने वहाँ पे कितने साल का, काफ़ी सालों तक इनका राज रहा, राइट। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ये चित्र से समझने की कोशिश करते हैं कि जो जर्मनिक इन्वेडर्स थे कौन कौन से, सैक्सन, एंजल्स और जूट्स, ये तीनों कहाँ से आए थे। ये देखो, एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स, ये तीनों आए थे नॉर्थ सी से, है ना, जो आज की डेट में डेनमार्क है, और दूसरा है आज की डेट में जर्मन, राइट। यहाँ से आए थे ये, और यहाँ आकर इन्होंने ब्रिटेन में कब्जा किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। अब धीरे धीरे, ये तो एक बैकग्राउंड था, और धीरे धीरे ओल्ड इंग्लिश फॉर्म होने लगी, बनने लगी। क्योंकि ये जो तीनों जर्मनिक जब अटैक करके आए तो इन लोग क्या करते थे, ये जर्मनिक सिमिलर लैंग्वेजेस बोलते थे। कुछ इनकी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग बन गई क्योंकि इनकी भाषा करीब करीब सेम थी ये ट्राइब्स की। तो इन्होंने ब्रिटेन में, विच इन ब्रिटेन डेवलप इनटू व्हाट वी कैन कॉल ओल्ड लैंग्वेज, तो इन्होंने एक नई भाषा बनाई जिसका नाम समझो हो गया, वो हो गया ओल्ड इंग्लिश। किसने, ये तीनों ट्राइब्स ने मिलकर एक सिमिलर लैंग्वेज बना दी। अब क्या हुआ, ओल्ड इंग्लिश आज की डेट में फैक्ट ये है कि वो जो नेटिव है आज, नेटिव इंग्लिश स्पीकर आज, वो इसको नहीं नहीं समझ सकते, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश जो है वो मॉडर्न इंग्लिश या आज की इंग्लिश से बिल्कुल अलग है। ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है, और मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड कब से शुरू हुआ था, ये हुआ था 1500 से, है ना। तो यहाँ से इतना लंबा जो टाइम था वो काफ़ी लंबा टाइम था। तो इस 400 सालों में बहुत कुछ बदल गया था, और उसके कारण ये ज़्यादा नहीं बोल सकते थे। एक मिनट रुकना। हाँ, तो ये उसके कारण बहुत ज़्यादा अच्छा समझ नहीं सकते आज ओल्ड इंग्लिश को। वहाँ के नेटिव लोग, मॉडर्न जो अभी मॉडर्न इंग्लिश स्पीकर हैं, वो समझ नहीं सकते। लेकिन एक फैक्ट और भी है, और वो फैक्ट ये है कि इसके सबके बावजूद भी हाफ ऑफ द मोस्ट कॉमनली वर्ड्स इन मॉडर्न इंग्लिश हैव ओल्ड इंग्लिश रूट्स। उनकी रूट तो ओल्ड इंग्लिश ही है आज भी, जिसमें एग्जाम्पल है बी, स्ट्रॉन्ग, वाटर, ये ओल्ड इंग्लिश ही है जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ होती है। तो हमने पहली बात तो देखा कि जर्मनिक ट्राइब्स आए, एंजल्स, सेक्सन्स, जूट्स, वो आए, उन नॉर्थ सी से आए थे, और जिसको इन्होंने यहाँ आकर डेनमार्क से और इधर से आए थे जर्मन से, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और कब्ज़ा कहाँ पर, ब्रिटेन में अटैक किया और कब्ज़ा कर लिया। और जो ब्रिटेन के लोकल पीपल थे जो कैल्ट बोलते थे, उनको इन्होंने भगा दिया, और वो वेस्ट में और ईस्ट में, मतलब आज की डेट में वो कहाँ बस गए, वेल्स में, स्कॉटलैंड में एंड आयरलैंड में, वो उनको पुश्ड आउट कर दिया।
और ये खुद वहाँ सेटल हो गए। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज किया और ये किससे 650 साल, मतलब ये 450 अराउंड में आए और 1100 तक ये यहाँ रहे, इनकी कई जनरेशन्स रही। और फिर ये तीनों ट्राइब्स जो थे वो बड़े सिमिलर लैंग्वेज बोलते थे, तो उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम था ओल्ड इंग्लिश, है ना। तो वो डेवलप हो गई। पर आगे हमने देखा कि जब ओल्ड इंग्लिश बोलने लगे ये लोग, तो वहाँ पे जो लोकल पीपल हैं उनको आज जो मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं वो ओल्ड इंग्लिश नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मॉडर्न इंग्लिश में अभी तक हाफ ऑफ द लैंग्वेज जो है वो उसकी रूट जो है वो ओल्ड इंग्लिश ही है, पर वो उसका फॉर्म एकदम चेंज हो गया। तो ये अभी तक हमने फैक्ट देखा है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या, ये ओल्ड इंग्लिश का एक पोएम है, एपिक पोएम, बहुत बड़ी पोएम है, और इस पोएम को ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। ये ओल्ड इंग्लिश है जो हमारे लिए लेजिबल नहीं है, ठीक है। चलो, अब दूसरा पीरियड मिडिल इंग्लिश। क्यों ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश कैसे कहलाने लगी? क्यों 1100 के बाद क्या चेंज आया ऐसा कि 300 साल तक जो लैंग्वेज इंग्लिश बोली गई वो कुछ अलग थी? उसका रीज़न क्या था? रीज़न था कि 1066 में विलियम द कॉन्करर आया, जो कौन था? वो ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी था, जिसको ड्यूक ऑफ हम मॉडर्न फ्रांस भी बोल सकते हैं, वहाँ का ड्यूक था वो। उसने ब्रिटेन में इंग्लैंड में अटैक किया, है ना। और ब्रिटेन में अटैक करने के बाद ये जो नए वाले भाई, वो पूरे अपनी आर्मी और सबको लेके आया था विलियम द कॉन्करर। तो जब वो लोग सब आए तो ये जो न्यू कॉन्करर्स या नए विजेता थे, इनको कहा गया नॉर्मन्स। इनको ये किस नाम से जाने जाने लगे? नॉर्मन्स के नाम से जाने जाने लगे, है ना। तो ये अपने साथ एक तरह की, बिल्कुल प्योर फ्रेंच नहीं, पर एक तरह की फ्रेंच भाषा लेके आए थे। अब चूँकि ये इनका डोमिनेंस था, ये बड़े पावरफुल पोजीशन में आए, और इन्होंने कब से 1100 से 1500, मतलब 12, 13, 14, 15, 400 साल तक इन्होंने राज किया। तो अब 400 साल तक राज करने के कारण इनका अच्छा खासा होल्ड हो गया, है ना। और इनका अच्छा खासा, मतलब 400 साल बहुत होता है, इनकी कई जनरेशन निकल गई उसमें। तो वहाँ पे जो अपर क्लास या एलीट क्लास थी वो क्या बोलने लगी? वो बोलने लगे फ्रेंच। और इस तरह से फ्रेंच जो भाषा है वो रॉयल कोर्ट, रूलिंग पार्टीज़ और बिजनेस क्लास की बन गई। कि भाई जो एलीट क्लास है, पढ़े लिखे स्कॉलर पैसे वाले लोग हैं, वो क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलने लगे। और जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास है वो क्या बोलते थे? लोअर क्लास, वो इंग्लिश बोलते थे। मतलब लिंग्विस्टिक क्लास डिवीजन हो गया, भाषा के आधार पर समाज में दो फाड़ कह सकते हैं, या समाज डिवाइड हो गया। अब ये टाइम बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा ये फेज़, और 14th सेंचुरी में फिर से इंग्लिश वापस आ गई और ब्रिटेन में इंग्लैंड में या ब्रिटेन में उसका कब्जा हो गया। और पर अब जब ये इंग्लिश वापस आई तो ये एक नए फॉर्म में आई। क्यों? क्योंकि ये मिडिल इंग्लिश, ये फिर से ओल्ड इंग्लिश क्यों नहीं कहलाई? इसलिए नहीं कहलाई, ये मिडिल इंग्लिश क्यों उसका नाम दिया गया? क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स भी ऐड हो गए थे। किसमें? ओल्ड इंग्लिश में। तो इस तरह से इसमें एक चेंज ये भी आया कि ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच इंग्लिश का मिक्सचर बन के जो नई भाषा आई उसका नाम हो गया मिडिल इंग्लिश। दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज आया कि जॉफ्री चौसर वो पैदा हुए 1340 में, और 1400 में उनकी डेथ हो गई। तो जॉफ्री चौसर बहुत बड़े पोएट थे और उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश भी कहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखो, पोएम, पोएट्री, कोई भी जॉनर, कोई भी क्लास, कोई भी लिटरेचर, जब कभी भी साहित्य लिखा जाता है तो वो एक प्रूफ बन जाता है।
और हम साहित्य से समाज को समझने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस को समझने की, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्य के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझी जाती हैं। तो वो एक तरह से आपके रिपॉजिटरी हो जाती है, आपका वो एक तरह का रिकॉर्ड हो जाता है। तो उस तरह से कैंटरबरी टेल्स और बहुत अच्छा अच्छा वर्क जब चौसर ने लिखा, तो फिर चौसर की लैंग्वेज के कारण हम वहाँ की पॉलिटिक्स और सब और इंग्लिश लैंग्वेज और उसको समझ पाए। तो अब जब इनका बर्थ हो गया था मिडिल इंग्लिश में, तो इन्होंने मिडिल इंग्लिश को अपने वर्क में खूब यूज़ किया, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, इनको मिडिल इंग्लिश आती थी, तो इन्होंने उसका खूब यूज़ किया, जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। अभी ये पहले मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये है, इसमें कुछ वर्ड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ मिडिल इंग्लिश बाय चौसर। इनके चौसर के वर्क का एग्जाम्पल है ये प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स, राइट। तो ये प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स जो है वो इनका वर्क है, ठीक है। अब अब क्या हुआ कि इसमें अगर हम देखें तो कुछ वर्ड्स अभी भी वान, वेन की जगह वान लिखा है ना, आई स्वा, ऐसा। तो बहुत सारे वर्ड्स तो बदल गए हैं, लेकिन प्लाइट अभी भी आई है, विथ है, माय है, टुक है, हिम है ना, एंड है, अप है। ऐसे कुछ वर्ड्स लेजिबल हैं, कुछ नहीं है। पर ये मिडिल इंग्लिश, क्योंकि इसमें ये बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स भी आ गए। ये फ्रेंच थ्री तो है, लेकिन बुक भी है, लेकिन विथ भी है, माई भी है, आउट भी है। ये फ्रेंच हो सकता है, ये फ्रेंच हो सकता है, ऐसे बहुत सारे, ये फ्रेंच है, तो ऐसे फ्रेंच वर्ड्स भी आ गए। तो कुल मिलाकर ये है कि जब मिडिल इंग्लिश आई, तो मिडिल इंग्लिश ने 400 साल तक राज किया, है ना। मिडिल इंग्लिश का पीरियड था 1100 से 1500 तक। और इस समय में, इस मिडिल इंग्लिश में सबसे बड़ा चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि सब इसमें अटैक किसने किया? विलियम द कॉन्करर। मतलब ओल्ड इंग्लिश चल रही थी, लेकिन ये जो विलियम द कॉन्करर है, ये अपनी टीम के साथ आया और इसने इंग्लैंड में कब्जा कर लिया, जीत गया। और जीतने के बाद इन्होंने 400 साल तक राज किया, यहाँ पे 400 ईयर्स तक राज किया। और यहाँ पे ये अपने साथ एक सिमिलर लैंग्वेज, सिमिलर मतलब एक फ्रेंच लाए, जो बहुत प्योर नहीं थी, लेकिन फ्रेंच भाषा लेके आए। अब ये चूँकि 400 साल तक इनका कब्जा रहा, तो फिर यहाँ पे जो मॉडर्न इंग्लिश है वो, ओल्ड इंग्लिश है, वो चेंज हो गई ओल्ड इंग्लिश। ये जो ओल्ड इंग्लिश थी, ये किसके साथ? ये फ्रेंच के साथ मिक्स होके आई, वापस तो आई। अच्छा हाँ, और एक बात और पहले ये बता दूँ आपको कि अब जब ये फ्रेंच लेके आए, तो फ्रेंच किसकी भाषा बन गई? फ्रेंच हायर क्लास, हाई क्लास की भाषा बन गई। जिसमें कौन था? तो जिसमें फ्रेंच में रूलर्स थे, है ना, रूलिंग पार्टी, राइट। बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास। फ्रेंच कौन बोलने लगा? फ्रेंच बोलने लगे, एक मिनट, हाँ, फ्रेंच कौन बोलने लगा? फ्रेंच बोलने लगे रॉयल, रॉयल, है ना, कोर्ट बोलने लगी, रॉयल कोर्ट के लोग। और ये रूलिंग पार्टीज, ये और बिजनेस क्लास, राइट, ये सारे लोग फ्रेंच बोलते। तो इनको कहा गया कि भाई ये किसकी लैंग्वेज है? ये अपर क्लास की लैंग्वेज है ना। फिर इंग्लिश बन गई, इंग्लिश मिडिल क्लास और लोअर क्लास की भाषा बन गई, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की भाषा बन गई। पर ये जो डिवीज़न था, ये बहुत कम टाइम के लिए रहा, और 14th सेंचुरी में इंग्लिश फिर से वापस आ गई, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। और जब 14th सेंचुरी में इंग्लिश आई, तो क्या हुआ? 14th सेंचुरी में जब इंग्लिश आई, 14th सेंचुरी में इंग्लिश जो है वो डोमिनेंट पावरफुल लैंग्वेज बन गई, वापस से पावरफुल लैंग्वेज बन गई। तो यहाँ पे उसका एक रीज़न ये भी था कि कौन, किसका बॉर्न हुआ? कौन बॉर्न हुआ? जॉफ्री, जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर का 1340 से 1400 तक का टाइम रहा।
और जॉफरी चौसर ने अपने वर्क में प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स इन्होंने यूज़ किया है ना। कैंटरबरी टेल्स में 24 टेल्स हैं, जिसमें से 124 हैं, जिसमें से 100 आज भी नहीं पढ़ सकते। तो ये इन्होंने मिडिल इंग्लिश को खूब यूज़ किया, जॉफरी चौसर ने मिडिल इंग्लिश को खूब यूज़ किया अपने वर्क में। हमने अभी एक सैम्पल भी देखा उसका, है ना। ये है जो ये मिडिल इंग्लिश जॉफरी चौसर ने यूज़ किया। फिर थर्ड फेज जो था वो था मॉडर्न इंग्लिश। पर मॉडर्न इंग्लिश 2 क्लास में बट गया। एक तो पीरियड 300 साल का है जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है ना, ये अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है। अब यहाँ पे क्या चेंज आ गया, क्यों मिडिल इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश बन गई, ऐसा क्या चेंज आया? याद रखिए सबसे बड़ा चेंज था कि सबसे बड़ा सडन एंड डिस्टिंक्ट चेंज इज ग्रेट वॉवल शिफ्ट। बहुत बड़ा रीज़न ग्रेट वॉवल शिफ्ट, मतलब वॉवल बहुत जोर देके, जैसे गिवन तो गिवन, तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल गई, आप ऐसा समझ लो। क्योंकि लॉन्गर वॉवल साउंड था वो शॉर्ट में, लोगों का वो स्टाइल बन गया, लोगों ने उसको बोलना शुरू कर दिया। और तो ग्रेट वॉवल शिफ्ट इसका सबसे बड़ा रीज़न था। और स्टार्टेड विथ वॉवल्स बीइंग प्रोनाउंस शॉर्टर एंड शॉर्टर, लॉन्गर वॉवल प्रोनाउंसिएशन नहीं होता था, ये एक नई बात थी। और क्या हुआ कि फ्रॉम 16th सेंचुरी अच्छा, एक रीज़न तो ये था, एक रीज़न था ग्रेट वॉवल शिफ्ट। दूसरा रीज़न था ब्रिटिश हैड कॉन्टैक्ट विद मैनी पीपल्स, क्योंकि हम आज ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, आज हम ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। तो नेचुरली वर्ल्ड इज़ कॉन्ट्रैक्टेड, छोटी सी दुनिया हो गई है, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम इतने तरह की लैंग्वेज सुनते हैं, हर लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है, ट्रांसलेशन है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आज के डेट में। अभी तो बहुत रैपिड चेंजेस आने वाले हैं लैंग्वेज में। और अभी अब जब लैंग्वेज है वो बहुत मिक्स एंड मैच होके आएगी और आ भी रही है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे लैंग्वेज और ज़्यादा चेंज हो गई। दूसरा एक और रीज़न था रेनेसा, ये रेनेसा ऑफ क्लासिकल लर्निंग, क्योंकि रेनेसा तो आया था, रिवॉल्यूशन आया था, क्रांति हर जगह हो रही थी। उसके साथ साथ पढ़ने वाले मतलब बुक्स के और यहाँ पर भी लिटरेचर के क्षेत्र में भी हो रही थी, तो उससे लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। और उसके कारण बहुत सारे नए वर्ड्स और नए फ्रेजेस आने लगे। आपको पता है शेक्सपियर ने 1500 नए वर्ड्स कॉइन किए थे। तो कॉइन वर्ड्स, बोरोइंग फ्रेज, कॉइन फ्रेज, फैंटाबुलस, राइट, एजुटेनमेंट, ये सब क्या है? फैंटाबुलस, फैंटास्टिक एंड फैबुलस कॉम्बिनेशन आ गया फैंटाबुलस। ये अभी नए नए वर्ड्स हैं। एजुटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, मैं अभी लास्ट में समझाती हूँ आपको। ये सारे चेंजेस के कारण लैंग्वेज अब बहुत रैपिडली और चेंज हो गया अभी। तो दूसरा रेनेसा एक रीज़न बना। फिर तीसरा क्या हुआ कि बहुत बड़ा चेंज था, वो था इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। क्या हुआ, जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो बुक्स चीप हो गई, क्योंकि जब तक मैन्युस्क्रिप्ट थी, हाथ से लिखी जाती थी, तो रीच बहुत कम लोगों के पास थी, बुक्स ज़्यादा लोग नहीं पढ़ पाते थे, तो वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। पर जब बुक्स सस्ती हो गई, सबके हाथ में आ गई, तो फिर पढ़ाई भी लोग करने लगे और पढ़े लिखे भी हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, मोर पीपल लर्न टू रीड, उनको पढ़ना आ गया। और फिर प्रिंटिंग ऑल्सो ब्रॉट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश। सबसे बड़ी बात क्या होता है, कोई भी चीज़ शुरू होती, कोई भी चीज़, कोई इंस्टीट्यूट शुरू होता है, कोई शॉप शुरू होती है, कोई लैंग्वेज बनती, कुछ भी, किसी की भी बिगनिंग फेज जो होता है वो ट्रायल एंड एरर होता है। क्योंकि तब समझ में नहीं आता, तो गलतियाँ करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, नए नए नियम कि भाई अब ये गलती नहीं होगी, तो उसके लिए ये प्रिकॉशन, और ऐसे करके हर चीज़ में एक रिफाइन स्टेज आ जाती है, जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी
क्या हुआ कि बहुत सारी गलतियां होती रही, बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाषा अपने अपने तरीके से चीज़ों को समझते थे, बोलते थे, सुलझाते थे, कोई फ्रेंच मिक्स करके बोल रहे हो। लेकिन धीरे 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 एक फेज़ ऐसा आता है हर जगह कि वो इनिशियल स्टेज ट्रायल एंड एरर होती है, करते 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 वो एक रिफाइन स्टेज में आता है जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तो इंग्लिश में भी क्या हुआ कि इंग्लिश में भी स्टैंडर्डाइजेशन आ गया, एक एक स्टेबिलिटी आ गई। और फिर क्या हुआ, स्पेलिंग और ग्रामर फिक्स होने लगे कि भाई नहीं अब सब यही बोलेंगे। तो हमने एक नियम बना लिया। इसीलिए तो इंग्लिश को आर्बिट्ररी बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मिलके डिसाइड कर लिया कि इसको कर्टेन ही बोलना है, इसको सेलफोन ही बोलना है, ऐसे नाउन डिसाइड हुआ, ऐसे वो डिसाइड, ऐसे रूल्स भी फ्रीज हो गए। रूल्स भी क्या हो गए, वो रूल्स फिक्स हो गए या फ्रीज हो गए। तो यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर फिक्स हो गई। डायलेक्ट भी फिक्स हो गए। डायलेक्ट आपको पता है एक कम्युनिटी में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भाषा बोली जाती है जिसको डायलेक्ट, मारवाड़ी, मालवी, तमिल, कन्नड़, ये डायलेक्ट्स, इनमें छोटे छोटे जो कम्युनिटीज़ अपने तरह से किसी भाषा को बोलती है और भी लैंग्वेज विद इन लैंग्वेज, उसको कहते हैं डायलेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, पब्लिशिंग हाउस जो थे उन्होंने भी, वो भी स्टैंडर्ड हो गए अब, क्योंकि पब्लिशिंग हाउस कुछ भी बुक्स पब्लिश नहीं करते थे, उनके पास एक भाषा का अपना स्टैंडर्ड था, एक भाषा, उन्नत भाषा, एक अच्छी भाषा, उसका एक अपना हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप समझ गए, स्टैंडर्ड होता था, तो वो था। अब क्या हुआ कि 1604 में, तो ये तो हुआ ही। अब धीरे धीरे जो वर्ड्स इधर उधर 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 बिखरे पड़े थे, कहना चाहिए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है, उसको कंपाइल किया गया। और फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी पहली बार जब बन के आई, वो आई 604 में, 1604 में, 1604 में, 1604 में फर्स्ट इंग्लिश आई। और उस इंग्लिश के कारण, जिसका टेबल अल्फ़ाबेटिकल ऐसे करके आई थी वो, फर्स्ट द टेबल अल्फ़ाबेटिकल उसका नाम था फर्स्ट इंग्लिश का, जो 1604 में आई। और उसके बाद वर्ड्स का धीरे धीरे फिर सैमुअल जॉनसन ने 1775 में इंग्लिश डिक्शनरी निकाली, वो और भी अच्छी आई। वेबस्टर की इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश हुई। ऐसे फिर इंग्लिश डिक्शनरी आने लगी, अच्छे अच्छे ऑथर्स डिक्शनरी मतलब वर्ड्स को कंपाइल करके और बनाने लगे। कंपाइलेशन ऑफ वर्ड्स इज डिक्शन, डिक्शन इज वर्ड्स, सो डिक्शनरी मीन्स कंपाइलेशन ऑफ डिक्शन, है ना। तो वर्ड्स को कंबाइन करके एक बुक बनाना है डिक्शनरी। तो इस तरह से डिक्शनरी लॉन्च होने लगी। बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ, ये भी इसमें है कि बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ। और कौन सा किंग जॉन ही थे, जॉर्ज, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, उनके टाइम की बात है। तो बाइबल ट्रांसलेट हुई, और जब बाइबल ट्रांसलेट हुई तो बाइबल भी लोगों के हाथ में पहुंचने लगी, क्योंकि वो मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। भाई आज अगर हमें कोई संस्कृत की बुक पढ़ने दे दे तो हो सकता है मैं ना पढ़ पाऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आती, मान लो, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होगी। पर वही अगर मॉडर्न हिंदी में आ जाती है, आज की भाषा में आती है, तो फटाफट हम पढ़ लेंगे। सेम ऐसे ही हुआ कि बाइबल का बहुत ट्रांसलेशन होने लगा, बहुत मॉडर्न लैंग्वेज में हुआ, तो लोग बाइबल को समझने लगे, क्योंकि वो मॉडर्न लैंग्वेज को समझते थे। और इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आए। अच्छा, तो ये तो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में हुआ। फिर यहाँ पे क्या है, अगर हम अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में देखें, तो मैं एक बार रिवाइज करूँ पहले। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में सबसे बड़ा तो क्या, ग्रेट वॉवल शिफ्ट, ठीक है, शॉर्टर और शॉर्टेड वॉवल यूज़ हुए। दूसरा, ब्रिटिश एम्पायर जो था वो बहुत, ब्रिटिश ने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया। तीसरा, रेनेसा, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया क्लासिकल लर्निंग में, और उसके कारण वर्ड्स और फ्रेजेस बहुत सारे नए नए वो आ गए। और सबसे बड़ा चेंज, प्रिंटिंग प्रेस आई। जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो लोगों के पास बुक सस्ती हो गई, और लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, और लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ग्रामर और स्पेलिंग फिक्स्ड हो गई, और डायलेक्ट ऑफ लंदन, लंदन के डायलेक्ट भी फिक्स हो गई। और पब्लिशिंग हाउस जो थे, हाउसेस थे, वो क्या हो गए, स्टैंडर्ड हो गए आप। और फिर 1604 में एक डिक्शनरी, सबसे पहली डिक्शनरी आई। तो देखिए क्या चेंजेस आए। सबसे पहले क्यों मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश आया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न था ग्रेट वॉवल शिफ्ट, वॉवल ग्रेट वॉवल शिफ्ट, है ना। क्यों, क्योंकि वो अब वो बोलने में वहाँ के लोग क्या करते थे, वॉवल को शॉर्टर वाला वॉवल, शॉर्टर एंड शॉर्टर वॉवल्स को बहुत ज़्यादा खींच खींच के नहीं बोलते थे। मात्राओं को जैसे
पूरा, तो पूरा, आई एम जस्ट गिविंग हिंदी एग्जाम्पल, इस तरह से कुछ बोलते थे जैसे कि ऊंट, तो ऊंट, है ना, ऐसा शॉर्ट शॉर्ट में बोलने लगे, शॉर्ट वॉवल यूज़ होने लगा। जहाँ जहाँ वॉवल मात्राओं के लिए यूज़ होता है, तो जहाँ जहाँ भी मात्राओं के लिए मात्राएं बनती थी वो छोटी मात्रा प्रेफर करने लगे लोग। ये सबसे बड़ा चेंज आया। फिर दूसरा चेंज क्या आया? दूसरा चेंज ये आया कि जो ब्रिटिश है वो कॉलोनीज़ बना रहे थे अलग अलग अमेरिका में, इधर उधर जा जा के, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे प्लेसेस में, क्योंकि आपको पता है ना कि इन्होंने पूरा 1/4 प्लेस में इनका कब्जा हो गया था। तो यहाँ पे जब ये ऐसा हुआ तो फिर वहाँ लैंग्वेज भी उतने सारे लोग, लोकल लोगों से उन्होंने वहाँ के वर्ड्स भी सीखे, और इस तरह से ब्रिटिश बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में, कंट्रीज़ के कांटेक्ट में आया, और उनकी भाषाओं को कुछ कुछ वर्ड्स इनके इंग्लिश में भी आ गए। तीसरा सबसे और फिर बड़ा चेंज आया, वो था रेनेसा, है ना। तो रेनेसा एक बहुत बड़ा चेंज था। रेनेसा इन लिटरेचर वर्ल्ड, लिटरेरी वर्ल्ड, लैंग्वेज वर्ल्ड, क्लासिक लैंग्वेज में, क्लासिक उसमें लिटरेचर में, तो वहाँ से और चेंज आया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, ये होने लगा, चेंजेस आने लगे। उसके बाद सबसे बड़ा चेंज आया, वो था प्रिंटिंग प्रेस। जब प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंट होने लगी बुक्स, तो बुक्स सस्ती हो गई और लोगों के हाथ तक पहुंचने लगी। तो जब लोगों के हाथ रीचेबल हो गई तो लोग पढ़े लिखे हो गए, और जब लोग पढ़े लिखे हो गए तो फिर बहुत सारा लोगों ने पढ़ने लिखने के कारण लोगों बाइबल ट्रांसलेट हो गई मॉडर्न इंग्लिश में, और इस तरह से एक ये सबसे और भी बड़ा चेंज आया, है ना। और फिर उसके बाद फर्स्ट डिक्शनरी जो 1604 में फर्स्ट डिक्शनरी आई, द अल्फ़ा द टेबल 1604 में 1604 में आई द टेबल अल्फ़ाबेटिकल पर इसमें डबल एल मात्रा में, ये नाम था। ये फर्स्ट डिक्शनरी थी, इंग्लिश की फर्स्ट डिक्शनरी, क्योंकि वर्ड्स इधर उधर थे, अब ये सारे वर्ड्स एक साथ करके और पहली डिक्शनरी बनाई गई, ठीक है। तो ये हमने अभी ये चेंजेस इसमें देखे, है ना। अच्छा हाँ, एक और क्या, ग्रामर फिक्स हो गई। क्या हुआ? ट्रायल एंड एरर पे करते 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 फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन आ गया, है ना। स्टैंडर्डाइजेशन और स्पेलिंग्स और ग्रामर जो थी वो फिक्स हो गई। भाई अब आप अपना अपना नहीं बोलो, हम इस तरह से बोलेंगे, ऐसे करके फिक्स हो गया। तो ये तो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश थी। अब अर्ली मॉडर्न इंग्लिश तो चली रही थी, तो फिर लेट मॉडर्न इंग्लिश, ये हैमलेट उसका एक एग्जाम्पल है। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क इसका पूरा नाम है इस प्ले का। शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, है ना। तो 37 प्लेज में ये शेक्सपियर का ही वर्क है। तो फिर ये कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में लिखा गया है, शेक्सपियर ने लिखा। तो फिर शेक्सपियर ने जब ये इसको लिखा तो वहाँ तक ठीक था। फिर वो मॉडर्न इंग्लिश, ये लैंग्वेज कैसे चेंज हो गई? क्या रीज़न रहा कि वो लेट मॉडर्न इंग्लिश हमको नया एक और फेज़ बनाना पड़ा? क्यों? क्योंकि लेट मॉडर्न इंग्लिश और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का सबसे बड़ा जो चेंज था वो था वोकैबलरी। अब रोज़ एक नई वोकैबलरी। अभी आप बहुत सारे वर्ड्स देखो तो रोज़ नए 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 तरह से लोग इंग्लिश में बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश। मैं भी बताती हूँ उसका एग्जाम्पल आपको। लेट मॉडर्न इंग्लिश हैज़ मैनी मोर वर्ड्स, बहुत सारे, अराइजिंग फ्रॉम टू प्रिंसिपल फैक्टर्स। और उसमें ये वर्ड्स कहाँ से आ रहे थे? क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी, इतनी हाईटेक वर्ल्ड है आज की डेट में, है ना। तो ये इन दोनों रीज़न के कारण बहुत सारे नए वर्ड्स आए। एक रीज़न तो ये, तो यहाँ तक ये पूरा एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि ब्रिटिश एम्पायर मतलब ब्रिटिश एम्पायर एट इट्स हाइट कवर्ड 1/4 ऑफ अर्थ सरफेस। पूरा मतलब आप समझ लो कि ये 1/4 जो था अर्थ का, ये पूरा ब्रिटिश एम्पायर में इसका कब्जा था, ब्रिटिश का कब्जा। और उसके कारण इंग्लिश लैंग्वेज एडॉप्टेड फॉरेन वर्ड्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। जहाँ जहाँ ये कॉलोनीज बना रहे थे वहाँ वहाँ से उनका लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस भी हो रहा था। तो ये एक रीज़न था। तो हमने क्या देखा कि सबसे बड़ा तो वोकैबलरी, और वोकैबलरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के कारण। दूसरा ब्रिटिश एम्पायर, तो उन्होंने एनेक्स किया
तो अभी जो लास्ट लेट मॉडर्न इंग्लिश है, लेट मॉडर्न इंग्लिश है ना, लेट मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड क्या है, वो है 1800 से प्रेजेंट, है ना, यहाँ अब जो है। तो ये प्रेजेंट जो है ये लेट मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा मॉडर्न, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और लेट मॉडर्न इंग्लिश का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, वोकैबलरी, है ना। और वोकैबलरी क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और दूसरा उसका रीज़न था टेक्नोलॉजी, है मतलब था नहीं, दूसरा रीज़न टेक्नोलॉजी। इसके कारण नए नए वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी, है ना। और उसके बाद तीसरा एक और बहुत बड़ा रीज़न ये हुआ कि जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर, इनका कब्ज़ा पूरे 1/4 ऑफ अर्थ, इतना बड़ा, तो उतने सारी कॉलोनीज़ बनाने के कारण आज भी उनका कब्ज़ा है। और उतनी जगह में भले ही वो आज रूल नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने छाप छोड़ी, और वहाँ से भी उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स पिकअप किए, फ्रेजेस लिए, और इस तरह से ये इंग्लिश जो है वो आज मॉडर्न स्टेज में है। लेकिन इसके अलावा भी इंग्लिश अभी भी चेंज हो रही है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कैसे नए वर्ड्स से फैंटेबुलस, फैंटेबुलस, है ना। तो ये क्या है, दो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली, ये है फैंटास्टिक और फैबुलस, फैबुलस, इस तरह से। फिर दूसरा वर्ड है एजुटेनमेंट, एजुटेनमेंट, ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये है एजुकेशन, है ना, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। आप देना ये एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल्स हैं। फिर कहते हैं कि आई विल गूगल यू, आई विल गूगल यू, है ना, गूगल यू, मतलब गूगल यहाँ पर आप एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हो, राइट। आई विल व्हाट्सएप यू, एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हो, राइट। आपने सुना होगा गूगल्ड बॉय, गूगल्ड बॉय, है ना। तो ये जो यहाँ गूगल्ड है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। गूगल्ड का मतलब ही आजकल ये हो गया कि भाई ब्रिलियंट, इंटेलेक्चुअल, राइट, ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट बॉय, है ना। तो ये गूगल का मतलब हो गया। तो इस तरह से नई नई वो टेक्नोलॉजी, जैसे आपने सुना होगा वी केयर फॉर यू, ये क्या है, एसएमएस लैंग्वेज है, ये ईमेल लैंग्वेज है, ये भी नया है ना। एब्रीवेशंस बहुत कॉमन है, यूनिवर्सिटी के लिए हम लिखते हैं, पेपर में आपने लिखा होगा वेरी सिटी लिखा जाता है। तो ऐसे करके लैंग्वेज अभी भी फिक्स नहीं है लैंग्वेज में, है ना। तो ये है ना वोना, जैसे कि क्या, ये सॉरी, यहाँ पे ये वोना, वोना। तो ये नए नए भाषा, नए नए, जैसे आजकल आपने सुना होगा बड़ा चल रहा है कि वो क्या ही कर सकते हैं। ये ऐसा पहले नहीं था, ये अभी अभी आया है कि ऐसा बोलते हैं ना, वो क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो ये ही जो है ये अभी फैशन में है, ये अभी है, तो ये ऐसा ही, ये अभी नया एक फैशन चल रहा है। तो लैंग्वेज ऐसे ही है, लैंग्वेज टाइम के साथ 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 बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है ना। और कहते हैं कि आप अच्छी भाषा, अभद्र भाषा का यूज़ मत करो। तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, जबकि पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा अभद्र लोग बैठे हैं और वही सबसे ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं माहौल को, लेकिन हम ऐसी भाषा, उसको पहले बोलते थे पार्लियामेंट्री मतलब सिविलाइज्ड लैंग्वेज, कल्चर्ड लैंग्वेज। लेकिन आपने देखा है कि पार्लियामेंट में कितना बुरी तरह से जया भादुड़ी या कोई भी कैसे ये लोग इतना चिल्लाते हैं और इस तरह से बोलते हैं, व्हाटएवर। पर ये दिस इज़ समथिंग लैंग्वेज का फेस। तो अब मैं बिल्कुल इन अ नटशेल आपको बताना चाहती हूँ कि लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले आप ऐसे याद करो कि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड, पहला तो अर्ली फेज, अर्ली फेज, है ना, ये है। दूसरा है ओल्ड इंग्लिश, है ना, ओल्ड इंग्लिश का फेज है 450 टू 1100, ठीक है, एडी। फिर दूसरा है मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश जिसका फेज है 1100 टू
1500 400 साल, ठीक है, ये भी एडी। फिर उसके बाद तीसरा फेज़ है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में दो है फेजेस है मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, मॉडर्न इंग्लिश इसका फेज़ है अर्ली और मॉडर्न। तो अर्ली और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और लेट मॉडर्न इंग्लिश। तो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश जो कहाँ से कहाँ तक, ये है 1500 से 1800 तक, और ये है 1800 से आज तक। अभी बहुत जल्दी नया फेज़ भी आएगा। क्यों? मैंने आपको रीज़न बताया, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा। सुनीता विलियम्स की अब हमको बहुत सारी न्यूज़ पता है, पहले तो हमको स्पेस पता ही नहीं था, लेकिन आज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमको इतना ज़्यादा डिटेल पता है कि स्पेस में सुनीता विलियम्स सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी। अगर वहाँ किसी एस्ट्रोनॉट की डेथ होती है तो कैसे, क्या क्रिमेशन, क्या प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं वो सब चीज़ें, वो लोग क्या खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, क्या बोलते हैं, कैसी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है, किस तरह का खाना। तो ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हमको इतना एक्सपोजर। तो स्पेस लैंग्वेज जो स्पेस क्राफ्ट में वहाँ पर्टिकुलर जिसको जार्गन कहते हैं, हम बहुत सारे वर्ड से फेमिलियर हैं, और इस तरह से बहुत सारी हमारा एक्सपोजर अनलिमिटेड है आज के डेट में, और उसके कारण हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं। पर मैं यहाँ लास्ट में आपको एक बात और बता दूँ कि वर्ड्सवर्थ ने, जैसे कुछ वर्ड्स क्यों लिए जाते हैं, जो जिनको कुछ वर्ड्स को कहते हैं बोरोइंग वर्ड्स, बोरोइंग वर्ड्स है ना, लोन वर्ड्स, वर्ड्स और फ्रेजेस। और कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनको कहते हैं कॉइन वर्ड्स, है ना। शेक्सपियर ने 1500 वर्ड्स कॉइन किए। फ्रेजेस भी होते हैं, जैसे कि जॉन कीट्स ने क्या बोला, नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब आप जब नेगेटिव सिचुएशन में तो कितना केपेबल अपने आप को बता सकते हो, प्रूव कर सकते हो, दैट इज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो ऑथर्स अपने उसको वो करते हैं। मुझे अभी एक एलियट का याद नहीं आ रहा, वो भी बड़ा फेमस और बहुत फेमस वो है, फ्रेज़ है। तो ऐसे बहुत सारे आपको आपने अगर टी.एस. एलियट की ये पोयम पढ़ी होगी द वेस्टलैंड, है ना, ये सब एग्जाम्पल में आप लिख सकते। तो वेस्टलैंड का जो लास्ट लाइन है ख़त्म होती है वो है मैं बता रही हूँ आपको, एक मिनट देखो, मैं आप ओपन करती हूँ, वो है दैट इज़ वेट अ मिनट, ये वो ये देखिए, दत्ता दयाध्वम दम्यता शांति शांति शांति। देखिए मैं लिख रही हूँ आपके उसमें, यहाँ पे ये जो शेक्सपियर ने अपनी पोयम द वेस्टलैंड, है ना, टी.एस. एलियट की है वेस्टलैंड, टी.एस. एलियट की पोयम है ये, है ना। और उन्होंने अपनी पोयम की एंडिंग संस्कृत वर्ड से की, दत्ता दया, जो भी है, मुझे अभी इतना थर्ड वर्ड याद है ना, दम्यते, दत्या दया द्वदम दाम्यते, ऐसे कुछ है, शांति 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 3 बार। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का एक अपनी इंटेंसिटी है, एक अपना मतलब है। हर लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर सकते आप उसी, क्योंकि उसके साथ उसकी फीलिंग है, उसका सेंस जुड़ा हुआ है। तो कई बार ऑथर क्या करता है, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि लैंग्वेज अभी भी वो कर रही है। टी.एस. एलियट तो इंग्लिश ऑथर था, पर उन्होंने अपनी पोएम की एंडिंग द वेस्टलैंड की शांति 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 से की, क्योंकि वो एक अपने आप में उन्होंने संस्कृत लिटरेचर से इसको लिया। तो ये कॉम्बिनेशन आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि एक्सपोजर और बढ़ने वाला है। तो इस तरह से ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, राइट। तो थैंक यू सो मच, आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। इफ़ यू कॉन्टैक्ट मी, दिस इज़ माई नंबर, you can leave message, right? Thank you so much. 9425349521, this is my phone number. You can WhatsApp me and ask any question. You are most welcome. Thank you so much. God bless you.